हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो पॉलिटी 12 बजे होती है एंड आज जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर 7 है। क्लास 7 के एनसीईआरटी में आपको 8 चैप्टर टोटल्स मिलेंगे। कल इसका लास्ट है तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही हिस्ट्री भी आपका चल रहा है, हिस्ट्री भी कल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे भी हमारी हिस्ट्री तो क्लास 8 की है, तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 दिन में आपका पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला। बाकी तो आपके सारे प्रीवियस और क्वेश्चंस पैडागॉजी अब हम वो स्टार्ट करेंगे एंड नोट्स वगैरह बनाने लगूंगी। अभी बीच में थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने नोट्स वगैरह सब कुछ काम रुक गया था। बट मैं चाहती थी कि आप सभी को डेली एनसीईआरटी तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसमें आपको बस कहानी नहीं मिलेगी, जन सुविधाएं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, अभी जस्ट मैंने 1 घंटे पहले ही भेजा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती हैं, मिलती रहेंगी। और डोंट वरी, आप लोग जैसे क्वेश्चन करते हो कि ये कब स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम आपका जनवरी में है, उसके पहले, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले, उसके 1 हफ्ते पहले तक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो मैराथन हो, चाहे आपके 1 लाइनर हो, चाहे जो भी है। हाँ, बीच में थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है कि जहाँ पर हेल्थ थोड़ा सा सब साथ नहीं दे रहा है, बट फिर भी मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है ये जन सुविधाओं से रिलेटेड है। तो नाम से ही समझ गए होंगे कि जन सुविधाएं मतलब आम इंसान की सुविधाओं के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पीने का पानी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे आज भी जगह हैं जहाँ पर पीने का स्वच्छ जल जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता है कि पानी से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से लोगों की डेथ तक हो जाती है। स्वच्छ जल नहीं मिल सकता है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो जो इम्पोर्टेंट हम वही करेंगे, बाकी स्टोरी है तो आपको स्टोरी पे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये एक दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मुंबई हो, चेन्नई हो, वहाँ पे पानी के लिए लोग जो है खड़े रहते हैं। ठीक है, कि चलो इस समय पानी का टाइम फिक्स होता है, लाइन लगाते हैं, पानी भर के लेके जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत जगह पे आई है। एक चेन्नई का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अन्ना नगर में जो लोग रहते हैं वो 24 घंटे, यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है, और जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो बताया जा रहा है कि लोग इसका इंतजाम भी करवाते हैं। और कुछ जगह पे तो ऐसे लोग खड़े रहते हैं कि पानी भर के लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर देखो, हमारे जीवन के अधिकार के रूप में क्या है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी का अधिकार जो है हमारा संविधान है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो अनुच्छेद 21 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ के लिए। अगर पीने की बात हो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें स्वच्छ जल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पानी की बीमारियों को हम रोक सकें। और भारत में आज भी जो दस्त होता है, रोग भी पूछता है कि पानी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, यहीं से पूछता है। दस्त हो गया, पैचिस हो गया, हैजा, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, और उनमें सबसे स्थान इन्हीं का ऊपर होता है, पानी से होने वाले रोग। तो पानी से संबंधित जो बीमारी है ना, इसके कारण 1600 से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बहुत जल्दी उन पे आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो शायद इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अभी भी चाहे वो कोई भी स्टेट हो, आप देख सकते हो पानी की बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आज पानी मिल रहा है ना, अपनी जनरेशन फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। पीने वाला पानी बहुत कम है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। ये हमारा राइट है, अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 21 के अंतर्गत। इसका मतलब यह है ना, अब ये देखो, ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये हमारा अधिकार है। तो आप अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसको सस्ते कीमत पर हमको अपनी डेली लाइफ के लिए तो पानी मिलना ही चाहिए। कहने का मतलब है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, मतलब सभी को पानी मिलना चाहिए। ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। समझ गए? तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस पे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कई मुकदमा जो चला था उसमें ये कहा गया था कि देखो, जो सुरक्षित पानी है उसका अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है।
तो याद रखना मौलिक अधिकार में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट, उसने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर सुनवाई की। और पत्र भेजने वाले किसान ने ये कहा था, देखो ये जो कंपनियां फैक्ट्री हो रही है ना, उसके वजह से भी पानी काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। इसी तरीके से कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, जो कि उसकी कंपनी से जो मतलब जो विषैले रसायन है ना, वो उस पानी में जा रहे थे, जलधारा में। इससे क्या हो रहा था, जो भूमिगत पानी है ना, वो भी दूषित हो रही थी, चाहे वो सिंचाई का हो चाहे पीने का पानी हो। तो इसी पे मुकदमा चला और न्यायाधीश जो थे उन्होंने डीएम से को आदेश दिया कि देखो भाई, तुमको गांव के हर इंसान को रोज जो है 25 लीटर पानी उपलब्ध कराना है, अब वो चाहे जैसे भी कराओ। ठीक है, तो ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार में से एक है स्वच्छ पानी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अब जन सुविधाओं के लिए क्या चैप्टर ही है, जन सुविधाएं। तो पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं, बस पानी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा अधिकार है। जैसा कि हर व्यक्ति के लिए इंतजाम होना ही चाहिए। स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे बिजली हो, सार्वजनिक परिवहन हो, ठीक है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, विद्यालय हो, कॉलेज हो, ये भी हमारा अधिकार है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। इन सभी को जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। तो जन सुविधाओं में केवल पानी नहीं आता है, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक, स्कूल हो गया, कॉलेज, ये सब आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार सभी को है, अमीर गरीब चाहे जो भी हो। तो किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो एक स्कूल बना दिया जाए तो वो सभी बच्चों को शिक्षा मिलने लगती है। अगर आपने बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के फायदेमंद हो सकती है। बिजली भी किसी एक के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। तो इससे क्या होगा कि किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकता है, और लोग जो है बिजली से चलने वाले अपना छोटा मोटा वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में भी आसानी हो जाएगी। किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा किसका होगा, जन सुविधाएं जो होती हैं पूरे गांव का होता है। और आपको ये जो नीचे मैंने यहाँ पर किया है ना, एजुकेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके अंतर्गत जो है शिक्षा का अधिकार गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। बट फिर भी 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए। ये हमारा भारतीय संविधान में। तो आप ये देख सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जन सुविधाएं होती है ना, वो हम सभी के लिए प्रोवाइड करवाने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, चाहे कोई भी जन सुविधा हो, उसको मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। और यह जिम्मेदार सरकार के ऊपर आती है, क्योंकि भाई हम लोग उनको वोट देते हैं ताकि वो हमारे लिए फैसिलिटीज़ करें। और सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है कि वह सभी लोगों को जन सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कराएं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। और आपने देखा होगा कि कुछ निजी कंपनियां क्या कर रही हैं अपने मुनाफे के लिए, हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ भी कर सकती हैं अपने मुनाफे के लिए। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? सही बात है भाई, जन सुविधाओं में ज़्यादा प्रॉफिट की तो गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा, स्कूल और अस्पताल जैसी जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि स्कूल अस्पताल हो गया, उनको वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हो तो आपने कई जगह पे निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? निजी कंपनियों का। लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है कि उसका सब लोग खर्चा नहीं उठा सकते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। जितना खर्च करेंगे लोग, उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। और यदि सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ लेना है। और आप जानते ही हैं पोलियो के बारे में, तो भाई सभी को पता होगा कि सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। और आप इस फोटो में देख सकते हैं, छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है।
तो ये कोई, अभी हमने पढ़ा ना कि सम्मानजनक जीवन जीने से वो वंचित रह जाएंगे, तो ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध क्या होना चाहिए? लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का, क्या एटलीस्ट जो मूलभूत सुविधा है, स्वच्छ जल हो गया, चाहे वो बिजली हो, और भी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, वो सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। तो किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ उन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, और इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ही ऊपर आनी चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है या नहीं? आप मुझे बताओ। होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, और वही फिर से आ गया कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्स से। इसके पहले हमने पढ़ चुका है। ठीक है, जो इंसान नौकरी कर रहा है, आपने देखा होगा, उसमें से टैक्स कटता है। किस लिए, वो क्यों जाता है? या जो 5 केजी राशन मिल रहा है, या फिर जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वो सब कुछ टैक्स से ही मिल रहा है। आपका ही पैसा वापस से मार्केट में लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है। ये फोटो यहाँ पर बनी हुई है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से है, ये देखिए। तो अभी आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि चेन्नई में पानी की आपूर्ति है और क्या वहाँ पे सभी को पानी मिल रहा है। तो हमने देखा कि चेन्नई में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। आप ये फोटो देख सकते हो कि ये किस तरीके से पानी निकाला जा रहा है। सोचिए, जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे लोग एक एक बूंद बचाते हैं। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत पूरी हो जाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है और कहीं पर पानी बहुत कम आता है। जहाँ का पानी भंडारण किया गया उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, और जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर ही पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों को सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। बट इसका नुकसान गरीबों को होता है क्योंकि वो नहीं खरीद सकते हैं पानी। ठीक है, पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पानी मिलता है, और ये निर्भर करता है, देखो, कि आप पैसा कितना खर्च कर रहे हो। ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो ज़्यादा साफ पानी मिलेगा। बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं, और इसमें खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिलता है, परंतु गरीब लोगों को नहीं मिल सकता है क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, और लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है केवल उन्हीं को पानी का अधिकार है, और यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। ठीक है, तो जब ऐसा होने लगता है तो ऐसा लगता है कि पानी हमारा जो है एक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, बट पैसा ना होने की वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है तो हम इससे वंचित हो रहे हैं हमारा, और ये लक्ष्य बहुत दूर होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पेडागॉजी में बहुत काम आएंगी। ठीक है, एक एक रीज़न जब वहाँ पे आपके सामने आएगा ना तो आप आराम से समझ लेंगे। इसका विकल्प क्या है? तो देखो, चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का बस हाल आपको चेन्नई में नहीं, दूसरे शहरों में भी दिखता है। गर्मी में नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए जो निजी कंपनियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं, और ये अपने मुनाफे के लिए क्या कर रही हैं? पानी बेच रही हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ये गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछता है कि शहरी इलाकों में कितना पानी मिलना चाहिए और ग्रामीण में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहर में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्ती में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हो कि कितना भेदभाव है। शहर में 135 लीटर मिलना चाहिए और यहाँ पे गांव में 20 लीटर भी नहीं मिल पाता है, मतलब 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो आलिशान होटल है वहाँ पे लोगों को रोजाना 1600 लीटर मतलब 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। तो आप समझ सकते हो ये इतना भेदभाव। ये पॉइंट आपको नोट करना है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार, और जब ऐसा होता है तो इसमें सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? निजी कंपनियों को सौंप देना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में कुछ तथ्य दिए गए हैं जो मैं आपको
बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को पानी अभी भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसमें जो है क्या नाकामयाबी है और इसको प्राइवेट को सौंप देना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ विचार हैं, जैसे कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है और निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। दूसरा ये है कि दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है, ये भी एक चीज़ है। ठीक है। और तीसरा ये है कि जो जलापूर्ति है इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ और इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ये भाई निजी कंपनी मुनाफा देखेगी। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। और भारत में जो हमारे जल विभाग हैं उसका क्या हाल है देख लेते हैं। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि सफलता आपको बहुत सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हालांकि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरों में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी के ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सतत विकास का लक्ष्य क्या है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो ये सतत विकास का लक्ष्य है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गोल क्या है सतत विकास का लक्ष्य, और एक यहाँ पे था ऊपर ये, और एक हमारा सतत विकास का जो हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये सारे गोल्स भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार कुछ भी पूछ लेगा भाई कहीं से भी। सीटेट में तो ऐसा है कि एक पॉइंट से भी, एक फोटो से भी ये क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये आपने देखा कि सरकार का इसमें क्या होना चाहिए, चाहे भारत में सरकार का जो जल विभाग का है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप पेडागोजी के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में है। ये हमारा 2001 की जनगणना। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखो जन सुविधाओं का जो संबंध है ना, वो हमारा जो बेसिक नीड है ना उससे होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। पानी हो चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे एजुकेशन हो, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इस प्रकार ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। बहुत सारी कमियां हैं, असमानता है। महानगर बड़े शहरों के मुकाबले कस्बे और गांव में तो इन सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब है। आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी हो, नहीं मिलता है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति बहुत कमजोर रही है और इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या नहीं हल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेंगे तो गरीब पैसा नहीं दे पाएगा। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसको ये सब कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष निकला। चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट इस पानी वाले से क्वेश्चन पूछता है कि शहर में कितना जो है प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए, गांव में कितना है और क्या स्थिति है अभी भी, और क्या जो है जो जन सुविधाएं हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या प्राइवेट कंपनी को सौंप देने से ही इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड 2 बजे हम हिस्ट्री करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। क्लास 8 का 7 चैप्टर है हिस्ट्री में, और कल 8, तो 6, 7, 8 हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी भी। अच्छा, प्लेलिस्ट मैं आज अलग कर दूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, फिर अलग अलग से सब कुछ ढूंढ के अलग अलग करना पड़ेगा। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि पूरा जो है अलग कर दूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो। एंड जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।